प्रिय विद्यार्थियों, काव्य खंड के पश्चात आज हम अपना सेकंड पेपर गद्य एवं कहानी के बारे में पढ़ेंगे। गद्य एवं कहानी यह हमारा सेकंड पेपर है जिसका नाम है गद्य एवं कहानी। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे विद्यार्थियों कि कहानी का अस्तित्व किस तरह से हमारे साहित्य में आया। वैसे तो कहानी जब से व्यक्ति ने गुनगुनाना सीखा है, जानना सीखा है, तब से ही कहानी का अस्तित्व इस संसार में आ गया। लेकिन कहानी कहने सुनने में जो हमारे मर्म को स्पर्श करे वही वास्तविक रूप से कहानी है। कहानी को हम किस रूप में सामने रखें, किस तरह से देखें कि वह कहानी हमारी मन अस्तित्व को पूरी तरह से हिला सके। तो आज हम हिंदी कहानी की परिभाषा एवं तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे और विभिन्न विद्वानों के अनुसार कहानी की परिभाषाएं किस तरह से विद्वानों ने हिंदी कहानी को परिभाषित किया है। कहानी का मतलब होता है कहना, किसी को सुनाना, बड़ी रोचक तथ्यों को, रोचक घटनाओं को काल्पनिकता और वास्तविकता से जोड़कर उसकी कल्पना करना ही कहानी है। लेकिन कहानी सदियों से चली आ रही है, कहानी का रूप परिवर्तन होता रहता है। लेकिन आज जो आधुनिक कहानी है उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। आज की आधुनिक कहानी मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं। काल्पनिक कहानियां गौण हो चुकी है, वर्तमान में समस्या प्रधान कहानी है। तो आज हम सबसे पहले हिंदी कहानी की परिभाषा और तत्वों के बारे में विचार करेंगे। ये हमारा आज सेकंड पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले विभिन्न विद्वानों के अनुसार कहानी की परिभाषा, क्या परिभाषा हो सकती है हिंदी कहानी की। तो शरद चंद्र जी के अनुसार कहानी की परिभाषा, शरद चंद्र के अनुसार, ये वैसे उपन्यासकार हैं, इन्होंने कहानी के बारे में क्या कहा है। शरद चंद्र जी ने कहा है कहानी वह आनंद और मार्मिकता से आंखें नम न हो जाए वह कहानी कैसी, वह कहानी कैसी। ये शरद चंद्र जी ने कहा है। शरद चंद्र जी ने कहा है कि कहानी वह है जो आनंद और मार्मिकता, या हम कह सकते मार्मिकता से आंखें नम न हो जाए वह कहानी कैसे। यानी भावनाओं को छूने की उसमें शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंतर्मन को स्पर्श करने की शक्ति होनी चाहिए, वह वास्तव में सच्ची कहानी है। और इसी प्रकार कहानी ने प्रेमचंद जी ने क्या परिभाषा दी है। प्रेमचंद जी के अनुसार, प्रेमचंद के अनुसार प्रेमचंद जी ने क्या कहानी की परिभाषा दी है, किस रूप में दी है। वैसे तो कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी का नाम ख्यात है। हिंदी साहित्य में अगर कहानी और उपन्यासों की चर्चा होती है तो प्रेमचंद जी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो प्रेमचंद जी ने कहानी के लिए कहा है सबसे उत्तम कहानी वह है, सबसे उत्तम कहानी वह है जो
किसी मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान के सत्य पर आधारित हो। ये परिभाषा दी है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी ने कहा है कि सबसे उत्तम कहानी वह है जो किसी मनोविज्ञान के सत्य पर आधारित हो, यानी हमारे मन को स्पर्श करने की जिसमें क्षमता हो। वह सच्चाई है कि वह कहानी कहला सकती है। इसके अलावा जैनेन्द्र कुमार ने क्या परिभाषा दी है? जैनेन्द्र कुमार, इन्होंने, ये मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। इन्होंने परिभाषा दी है, कहानी एक भूख है। कहानी एक भूख है। कहानी एक भूख है जो हमारे समाधान पाने की समाधान पाने की कोशिश होती है। खोजने का गुण इसमें विद्यमान है। जैनेन्द्र जी कहते हैं कि कहानी एक भूख है जो हमारे समाधान पाने की कोशिश होती है, खोजने का गुण उसमें विद्यमान होता है। तो कहानी अपने आप में एक विधान है, एक रहस्य है, जिसके बारे में विद्वानों ने अपनी वो रखा है। हजारी प्रसाद, या हम ये कह सकते हैं अन्य परिभाषाएं भी हम ले सकते हैं। अन्य परिभाषाओं में डॉक्टर, अब हम लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये चौथा पॉइंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहानी के लिए कहा है, कहानी में एक संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, या वर्णन होता, चित्रण होता है। कहानी में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। किसी एक पक्ष पर कहानी का संपूर्ण विधान होता है। संपूर्ण
संपूर्ण विधान होता है। कहानी में एक संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, किसी एक पक्ष का संपूर्ण विधान होता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कहानी एक संपूर्ण जीवन का आईना होती है और ये बताती है कि वह हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे सुख दुख से जुड़ी हुई है। इसलिए कहानी से हम अपने आप को अलग नहीं करते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कहता है, सुनाता है, तो पहले कहानी ही सुनाता है। कहानी के संदर्भ में ही हम कोई भी किसी के बारे में बताते हैं तो कहानी के रूप में उसे वर्णन करते हैं। तो कहानी की ये जितनी भी परिभाषाएं हैं, विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, वो अपने आप में अनूठी है। कहानी कौन सी ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने, वैसे तो हिंदी की पहली कहानी जो है वो इंशा अल्लाह खां की, इंशा अल्लाह खां की, अल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, इससे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। इंशा अल्लाह खां की कहानी रानी केतकी की कहानी हिंदी की सर्वप्रमुख कहानी मानी जाती है। देखिए, इसके अतिरिक्त हिंदी कहानी में दूसरी रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी कहानी के बारे में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कहानी का नाम दिया 11 वर्ष का समय। ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। और एक है राजेंद्र बाला नाम से, राजेंद्र बाला कहानी है दुलाई वाली। क्या नाम है? दुलाई वाली। ये भी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो आपके आधुनिक युग की अगर हम रूप में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपके उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी, जो कहानीकार हैं जिन्होंने उसने कहा था कहानी, कहानी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये सब पहली कहानियों के संदर्भ में है। इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी के रूप में देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय है। राजेंद्र बाला ने कहा दुलाई वाली पहली हिंदी की कहानी है। तो इसके अतिरिक्त उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये मानते हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, उसने कहा था, जिसमें कहानी की संपूर्ण तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो कहानी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कहानी से हम अलग नहीं हो सकते। कहानी हम सुनते आ रहे हैं, सदियों से सुन रहे हैं। जितना भी बिना कहानी के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कहानी हमारा जीवन का अभिन्न अंग है। देखिए, अब हमारा आता है, ये तो थी परिभाषाएं, और अब आता है हमारे कहानी के संदर्भ में जो बात है वह कहानी के तत्व, कहानी के प्रमुख तत्व।
कहानी के तत्व। कहानी के तत्व। कहानी के कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। कहानी के तत्व देखिए, कहानी के तत्वों में हम देखते हैं सबसे पहला है कथा वस्तु। ये कथा वस्तु कहानी का प्रथम तत्व है। दूसरा है चरित्र चित्रण। ये किसका है? पात्र का चरित्र चित्रण आता है। तीसरा है संवाद। चौथा है भाषा शैली। पांचवा है देश काल वातावरण। कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली और देश काल वातावरण, ये कहानी की प्रमुख तत्व माने गए। इसके अलावा छठा जो तत्व है वो है उद्देश्य। ये जो मूल तत्व हैं ये कहानी को आधार, जैसे हमारे शरीर का अंग, आंख, नाक, कान और पैर, इनसे मिलकर हमारे संपूर्ण शरीर की रचना होती है, तो ये जो कहानी के तत्व हैं वो उसी प्रकार है। कथा वस्तु जिसमें संपूर्ण कहानी का एक संक्षिप्त भाग रहता है। कथा वस्तु के बिना हम कहानी की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कथा वस्तु ही कहानी को गति देती है। जैसे हम शरीर की कल्पना सिर से ही कर सकते हैं, सिर से ही आरंभ होता है, सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर आ जाता है। तो उसी प्रकार से कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कहानी का दूसरा संवाद, भाषा शैली, देश काल वातावरण और उद्देश्य, ये मूल रूप से कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कहानी में अब हमें आता है कि कथा वस्तु क्या होती है। कथा वस्तु कहानी की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर कथा वस्तु नहीं होगी तो कहानी का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। कहानी में 3 खंड होते हैं कथा वस्तु के, हम मान सकते हैं। पहले तो आरंभ, मध्य और चरम। कहानी का आरंभ रोचक होना चाहिए, रोचकता से होना चाहिए, ताकि पाठक उस कहानी को रुचि लेकर पढ़ सके। अगर कहानी का आरंभ निरस्ता से होगा तो कहानी में पाठक रुचि नहीं लेगा। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि कहानी में आरंभ जो है वो बड़ी रोचकता से हो, सरलता से हो, पाठकों को प्रभावित करने वाला कथा वस्तु का आरंभ हो। फिर मध्य में विविध घटनाओं का अंकन हो सकता है, और चरम का मतलब होता है बहुत तेजी से कहानी तेजी से दौड़ती और अपने लक्ष्य को निर्धारित करती है। कहा जाता है कि कहानी तो उस रॉकेट की गति से चलती है जो अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करना चाहती है, रॉकेट की गति से चलती है। अर्थात जब से आरंभ होती है कहानी, तुरंत उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहती है। तो हम छोटी कहानी किसी भी संदर्भ में हो सकती है, लेकिन इसके 3 अवस्थाएं होती है, प्रारंभ, मध्य, उच्चर। इन्हीं के आधार पर हिंदी कहानी की जो कथा वस्तु है आगे बढ़ती है।
कथानक का आरंभ होता है, बड़ा रोचक होता है। रोचक जब होगा तो पाठक भी उसको पढ़ने में रुचि लेंगे। इसलिए कथा वस्तु को आरंभ बड़ी रोचकता से होना चाहिए, सरल होना चाहिए। दूसरी हम बात करें चरित्र चित्रण। अगर हम बात करें चरित्र चित्रण, अगर कथा वस्तु ही होगी तो कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में पात्रों की भूमिका होती है। यानी चरित्र चित्रण से तात्पर्य है पात्र के लिए ही है, यानी जो उसमें भाग लेने वाले नायक या नायिका, उसे हम कहते हैं पात्र। चरित्र चित्रण, पात्र ही अपने चरित्र चित्रण के माध्यम से कहानी की कथा वस्तु को गढ़ते हैं, कथा वस्तु का निर्माण करते हैं। अगर कहानी में चरित्र चित्रण प्रभावी नहीं होगा तो कहानी का अंत भी प्रभावी नहीं होगा। इसलिए कहानी के पात्र जो है चरित्र चित्रण को प्रभावित करने वाले होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि कहानी में चरित्र चित्रण, क्योंकि कहानी के पास पर्याप्त समय नहीं होता, समय का अभाव रहता है, इसलिए पात्रों के चरित्र चित्रण को संक्षिप्त रूप में ही इसमें बताया जाता है। किसी एक मुख्य पात्र के ऊपर ये कहानी केंद्रित होती है, बल्कि सहायक जो पात्र है वो मुख्य पात्र से जुड़े रहते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। पात्र या चरित्र चित्रण, किसी भी कथा वस्तु को निर्माण करने में चरित्र चित्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसे कथा वस्तु का निर्माण होता है, संवादों का निर्माण होता है, भाषा शैली रोचक बनती है। सारे जो लक्ष्य हैं चरित्र चित्रण के, क्योंकि वो अभिनय करते हैं या कहानी अपना जो कथा वस्तु सुनाती है तो उसमें कोई न कोई पात्र होता है। पात्र अपने क्रियाकलापों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से उस संपूर्ण कहानी या कथा वस्तु को प्रभावित करने की प्रयास करता है। तो इसलिए चरित्र चित्रण जो पात्र होते हैं वो कहानी में कम हो सकते हैं, 2, 4, 5 पात्र हो सकते हैं अधिकतम। लेकिन अगर कहानी में पात्रों की संख्या ज्यादा होगी तो वो उपन्यास बन जाएगा। इसलिए कहानी में पात्रों की संख्या कम, 2 या 3 भी हो सकती है। कहते हैं कि सर्वोत्तम कहानी, श्रेष्ठ कहानी वह होती है जिसमें 2 पात्र हो या अधिकतम 3 पात्र हो। ज्यादा पात्र कहानी की जो वास्तविकता है उसको समाप्त कर देते हैं। इसलिए चरित्र चित्रण में मुख्य पात्र की भूमिका को ही महत्व दिया जाता है कहानी में। अब आता है संवाद। संवाद वो होते 2 पात्रों के मध्य होने वाले, 2 पात्रों के मध्य वार्तालाप। 2 पात्र है, अपनी बात करते हैं संवादों के रूप में बोल करके। 2 पात्र जब आपस में क्रियाकलाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं तो वो संवाद कहलाते हैं। संवाद रोचक होना चाहिए, कथा वस्तु को गति देने वाला होना चाहिए, चरित्र चित्रण को प्रगाढ़ता प्रदान करने वाला होना चाहिए। संवाद इसका प्राण है कहानी का। अगर संवाद नहीं होंगे कहानी में तो फिर कथा वस्तु का कोई आधार नहीं होगा। संवाद ही कथा वस्तु को गति देने का काम करते हैं। संवाद से तात्पर्य कि चरित्र चित्रण का निर्माण होता है संवाद से। 2 पात्र चाहे अच्छे हो पात्र या बुरे हो, उनकी जो बातचीत है, वार्तालाप है, उन्हीं वार्तालाप के माध्यम से उनके चरित्र का निर्माण होता है। संवाद उस चरित्र को निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर संवाद पात्र कहानी की बड़े बड़े होंगे, लंबे लंबे संवाद होंगे तो कहानी में बोझिलता आ जाएगी, कहानी में रोचकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहानी के संवाद हमेशा छोटे होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, ताकि कहानी को गति मिल सके। भाषा से किसी भी कहानी में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हिंदी में कहानी लिखी गई है तो भाषा सरल होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा का जो प्रयोग है पात्रों के माध्यम से उसे उस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि एक सरल और सुलभ कथा वस्तु का निर्माण हो सके। भाषा के बिना हम कहानी की कल्पना नहीं कर सकते। भाषा ही संवाद का माध्यम बनती है। अगर
भाषा ही संवाद का माध्यम बनती है। अगर भाषा नहीं होगी तो संवादों का निर्माण भी संभव नहीं हो सकता। तो भाषा संवादों को आधार प्रदान करती है। भाषा किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपके ग्रामीण प्रचलित भाषा हो सकती है किंतु वह कथानक के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। कथानक की विरुद्ध भाषा नहीं होनी चाहिए। कथानक को गति देने वाली, चरित्र को प्रभावित करने वाली, संवादों को रोचकता देने वाली भाषा होनी चाहिए। भाषा का रूप बड़ा ही व्यंग्यात्मक भी हो सकता है। राजनीतिक विषय पर भाषा की शैली हो सकती है। वर्णनात्मक रूप नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके भाषा का बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से हो, जैसे कि पाठक समझने में सफल हो। अब अगला हमारा आता है देश काल वातावरण। देश काल वातावरण से तात्पर्य है कि कहानी का संबंध किस देश से, किस काल यानी समय से, किस विषय पे वो लिखी गई है, किस संदर्भ में लिखी गई है, कहानी का विषय वस्तु क्या है, वह उस देश से और काल से किस तरह से मेल खाती है। क्योंकि वैसे तो कहानी में देश काल वातावरण का अभाव रहता है, एक संकेत मात्र ही, क्योंकि कहानी के पास में पर्याप्त समय नहीं होता, समय का अभाव होता है। इसलिए कहानी अपने देश काल वातावरण को एक छोटे और संक्षिप्त रूप में बताती है और ये कहती है कि देश काल वातावरण कहानी के लिए बहुत कम महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन फिर भी अगर देश काल वातावरण नहीं होगा तो उस कहानी की जो परिस्थिति काल है या समय की अवधि के बारे में हमें ज्ञात नहीं हो पाएगा। राजनीतिक विषय पर आधारित है, किस काल में लिखी गई है, किस संदर्भ में लिखी गई है, यह हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए कहानी में एक संक्षिप्त देश काल वातावरण का स्वरूप भी तैयार होना चाहिए। बिना हम देश काल वातावरण के कहानी की कल्पना नहीं कर सकते। अगला हमारा आता है छठा उद्देश्य। देखिए, मनोरंजन करना ही कवि या कहानीकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कहानी का उद्देश्य हमारे जीवन को सरल, जीवन को रोचक और जीवन जीने की प्रेरणा देना ही कहानी का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि निरुद्देश्य किसी भी विषय वस्तु या साहित्य का संदर्भ नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि कहानी का उद्देश्य जीवन के एक विशेष पहलू पर केंद्रित रहता है, क्योंकि वह संपूर्ण जीवन की व्याख्या है एक कहानी, लेकिन उसका मुख्य बिंदु एक केंद्रित बिंदु होता है। वो धार्मिक समस्याओं पर आधारित हो सकती है, व्यक्ति की मूल समस्याओं पर आधारित हो सकती है। तो कहानी का निश्चित रूप से कोई न कोई उद्देश्य ही होता है जो उस कहानी को गति देता है। बिना उद्देश्य कोई भी रचनाकार अपनी रचना का निर्माण नहीं करता। उसका उद्देश्य समाज को गति देना, समाज को एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना, ऐसा रूप प्रदान करना समाज को जो आदर्शवादी हो। कहानी केवल उपदेश मात्र नहीं है। कहानी का लक्ष्य हमारे समाज के जीवन को सरल और सुलभ बनाना है। कहानी केवल कहानी ही नहीं, बल्कि ये हमारा समाज का आईना है और कहानी हमारी उस युग की, उस परिस्थिति की व्याख्यान करती है जो समय वो घटना घटी, उसी का हम बाद में कहानी के रूप में उसका व्याख्यान सुनते हैं। उद्देश्य निश्चित रूप से आवश्यक है। बिना उद्देश्य के तो हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उद्देश्य कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या उद्देश्य हो सकता है? वो सामाजिक समस्या उद्देश्य हो सकता है, व्यक्तिगत समस्याएं उद्देश्य हो सकती है, सामाजिक समस्या उद्देश्य हो सकती है, या कोई भी धार्मिक समस्या उद्देश्य हो सकती है। कोई न कोई उद्देश्य लेकर ही चलती है। आप कहानी पढ़ते हो, कहानी में ये सारे तत्व जो है वह एक कहानी के तत्व का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से आपके उपन्यास, इसी प्रकार के आपके एकांकी, इन सारे तत्वों का ही समावेश रहता है। क्योंकि आपके इस कहानी से संदर्भित एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि इन चीजों के आधार पर, कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। जैसे आपकी कहानी है सजा, आपकी कहानियों में
दर्द की सजा कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो अब आपको किस रूप में करना है, इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर हमें उस कहानी की समीक्षा करनी होगी। हमें कोई केवल कहानी लिखना नहीं है, बल्कि उस कहानी के प्रत्येक अंग पर विचार करना है कि कौन सा ऐसा अंग है जो उस कहानी को संपूर्णता प्रदान करता है। कथा वस्तु है ना, ये कहानी का आरंभ, मध्य और चरण यह होना चाहिए। फिर चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल, वातावरण और उद्देश्य, इन सबसे मिलकर के एक संपूर्ण कहानी का निर्माण होता है। और कहानी हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली होती है, इसलिए कहानी के इन संपूर्ण तत्वों के सहारे एक संपूर्ण कहानी की विधान का हम निर्माण कर सकते हैं। कहानी हमारे जीवन से भिन्न नहीं है। आप जब अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानियों को पढ़ोगे, निश्चित रूप से चाहे वो प्रेमचंद जी की कहानी हो, जैनेन्द्र जी की कहानी हो, आपके मनु भंडारी जी की कहानी हो, या अन्य जितने भी कहानीकार है, इन सभी कहानीकारों ने कथा इन्हीं तत्वों के आधार पर संपूर्ण कहानी का निर्माण किया है। हम इनको बारी बारी से समझा करके कथा वस्तु में जो कहानी है आएगी उसे छोटे रूप में हमें समझाना है। जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में परिचय रूप में होता है कि कथा वस्तु इस प्रकार से है, ठीक है, उस कथा वस्तु को हम इस रूप में, छोटे रूप में लिखना है, न कि विस्तार रूप से। चरित्र चित्रण में जितने भी हमारे पात्र आएंगे, उन पात्रों के चरित्र को हमें ध्यान में रखना है कि कौन से पात्र का क्या चरित्र की भूमिका रही है इस कहानी में, और फिर वो उसे हम लिख सकते हैं कि अमुक पात्र अच्छा है, अमुक पात्र बुरा, उसका जीवन चरित्र को हम उल्लेखित कर सकते हैं चरित्र चित्रण के आधार पर। संवाद पात्रों की एक कुशलता को प्रदान करने वाले, 2 पात्रों की मध्य होने वाली एक सफल वार्तालाप को स्पष्ट करने वाला है। तो संवाद के बिना भी हम कहानी की कल्पना नहीं कर सकते। संवाद हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। संवाद से जुड़ी हुई हर चीज हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और इसके बाद में हम इसी के साथ अगली क्लास में हम फिर वार्तालाप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।